धन्यवाद। हेलो। हाँ सर। बोलो सर, सीट अटेंडेंस वाला ओरिजिनल हम अपने हम लोग का तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे ठीक है। क्या शेयर करना है विनायक? मार्क्स देता। अच्छा ओके। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस था और क्या क्या प्रॉब्लम था जब हम यूज करते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम लोग वो भी देखे थे कि डेवलपमेंट साइड में क्या प्रॉब्लम था
और ऑपरेशनल साइड भी क्या प्रॉब्लम था। तो हम लोग ये वाला देख रहे थे, शायद एटॉमिसिटी प्रॉब्लम देखे थे। एक बार छोटा सा रिकैप। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हम तब कहते हैं जब अगर कोई एक ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट अ प्रोग्राम, वी कैन कंसिडर अ ट्रांजेक्शन एज अ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम जो होता है और वो प्रोग्राम में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन भी एक प्रोग्राम है और वहां भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, जो किसी लेन देन को परफॉर्म कराएगा, ट्रिगर करेगा किसी लेन देन को। अगर ये ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन में अगर स्टेटमेंट है, यहाँ देखो कितना स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेटमेंट है, सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स। और इसको हम अगर बोले ट्रांजेक्शन T0, तो ये ट्रांजेक्शन T0 जब परफॉर्म होगा तो ये सारे के सारे 6 इंस्ट्रक्शन, ऑल द 6 इंस्ट्रक्शन मस्ट शुड परफॉर्म, मस्ट शुड एग्जीक्यूट। अगर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई एक इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांजेक्शन मेरा फेल कर गया, दैट इज फेल्ड। और फेल्ड ट्रांजेक्शन कैसे पता चलेगा? तो हमारा सिस्टम, हमारा जो DBMS है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है, इस बात का ध्यान रखता है कि ट्रांजेक्शन के पहले हमारा डेटाबेस इज सेट टू बी इन कंसिस्टेंट स्टेट। हम मान के चलते हैं कि ट्रांजेक्शन के पहले हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में था और ट्रांजेक्शन के बाद भी वो कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो जो दो अकाउंट का काम यहाँ पे चल रहा है, उस दोनों अकाउंट का सम हम ट्रांजेक्शन के पहले रख लिए। ठीक है, द बैलेंस ऑफ अकाउंट A was 5000, a balance of account B was 4000 and sum of both is 9000। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हो गया, तो 1000 रुपया तो 5000 में से घट गया, यहाँ से 1000 रुपया निकल गया, लेकिन वो 1000 मिला नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया कि 5000 और 4000 9000 था। आफ्टर ट्रांजेक्शन ये 4000 और ये 4000 8000 हुआ, दैट इज 8000। 1000 रुपया गड़बड़ है। तब दोनों को कंपेयर करके डेटाबेस का जो मॉड्यूल है, जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल करता है, वो मॉड्यूल समझ जाएगा कि भाई हमारा डेटाबेस पहले तो कंसिस्टेंट था, अब इस ट्रांजेक्शन T0 के बाद इनकंसिस्टेंट हो गया है। इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन इन बिटवीन फेल हो गया, मेरा ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा हुआ नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना जितना काम हो चुका था सबको अंडू करेंगे। ठीक है, अंडू इसको डेटाबेस पे बोलते हैं कि हम रोल बैक कर जाएंगे। जितना ट्रांजेक्शन हो चुका था वो ट्रांजेक्शन सारा का सारा रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, ये तो काम हो गया मेरा। ओके, एक दूसरा हम बात करते हैं कि हम ऐसा एक ही अकाउंट से 2 पैरेलल ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अपने अकाउंट से कुछ खरीदारी कर रहे हैं फ्लिपकार्ट से, और मेरे ATM से सेम टाइम में कहीं पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, ब्लॉक ये म्यूट करके रखो, किसका आवाज आ रहा है जी? ओके, तो कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज कहाँ होता था? फाइल मैनेजमेंट में। ओके, समझते हैं इसको। Concurrent access of database by 2 processes in FMS leaves the database in inconsistent state. Consider 2 transactions performed simultaneously on same account to withdraw rupees 2000 and rupees 3000। ठीक है, बैलेंस उस अकाउंट का है 10,000 रुपया, सेम टाइम में दोनों अकाउंट एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात हम और बता दें, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि डेटाबेस में एक अकाउंट के साथ जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो एक बार में रीड तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन उस रिकॉर्ड को कर सकता है, लेकिन जब भी राइट होगा, जिस समय राइट हो रहा होगा उस समय वो रिकॉर्ड लॉक हो जाता है। ठीक है, तो जब राइट होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। ठीक, मतलब 2 ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में एक साथ एडिट नहीं कर सकते। ये तो ऑब्वियस है ना। क्या कोई एक फाइल में 2 लोग एक साथ एडिट कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं कर सकते। ठीक है,
No, sir. ओके अब देखो क्या करते हैं, रीड अकाउंट, यहाँ भी रीड हुआ, यहाँ रीड हुआ, दोनों एक साथ रीड, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना ही तो है। एक किताब खोलो, 4 लोग अगल बगल मुड़ी भिजा के पढ़ सकते हैं, इधर उधर से हेड लगा के, ठीक है। ट्रेन में अक्सर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 2000 निकालना था, यहाँ से 3000 निकालना था। तो रीड अकाउंट जब हम पढ़े, मेरा जो डेटाबेस सर्वर से हम पढ़ के वो जो बैलेंस 10,000 रुपया था वो अपने लोकल मेमोरी में कॉपी कर दिए, ठीक है। लोकल मेमोरी में कॉपी हो गए 2000 रुपया और ये 10,000 रुपया, और अब हम 2000 रुपया निकालना था तो लोकल मेमोरी से 2000 रुपया माइनस कर दिए, तो लोकल मेमोरी का बैलेंस हो गया 8000 रुपया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हुआ, लोकल मेमोरी में 10,000 रुपया आया था, 3000 रुपया तो लोकल मेमोरी हो गया 7,000 रुपया। इस लोकल मेमोरी में है 8000, इस मेमोरी में है 7,000, दोनों को राइट करना है, दोनों को राइट करना है, दोनों राइट साइमल्टेनियसली नहीं होगा, ये दोनों सीरियलाइज होगा, ठीक है। तो सीरियलाइज कैसे होगा, टाइम स्टैम्प वैल्यू से। एक जो जितना पहले जो टाइम पे पहले फायर होगा वो पहले डेटा एक्सेस करेगा, राइट करेगा, दूसरा वाला वेट करेगा, उसको राइट करने के बाद वो लॉक ओपन करेगा तो ये दूसरा वाला जाके राइट करेगा, ठीक है। सपोज करो ये राइट कर दिया, पहले ये राइट किया, तो ये राइट करेगा तो क्या करेगा, 8,000 रुपया करेगा ना, 8,000 रुपया राइट कर दिया, ओके। उसके बाद लॉक ओपन किया, जैसे लॉक ओपन किया तो ये वाला क्यू में लगा हुआ था, ये जाके राइट कर दिया 7,000 रुपया, ठीक। क्या हमारे 10,000 में से 3,000 ही निकला है या टोटल 5,000 रुपया निकला है? Sir, repeat once more time, sir. हमारे देखो यहाँ 2,000 माइनस किए ना, यहाँ 2,000 का ट्रांजेक्शन हुआ और यहाँ 3,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, टोटल तो 5,000 रुपया का ट्रांजेक्शन हो गया है ना। Yes, sir. तो हमारा 10,000 का बैलेंस था, तो दोनों ट्रांजेक्शन में तो 5,000 ही होना चाहिए थे इसमें, तो रिमेनिंग Yes, बैलेंस sir. शुड बी 5,000। 5,000. Yes. ओके अब देखो यहाँ पे एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। यहाँ जब लोकल मेमोरी में 2,000 रुपया घटाए तो मेरे पास जो अकाउंट में बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 8,000, Yes, sir. ठीक है। और चूंकि हम यहाँ जो पढ़े थे तो एक ही अकाउंट पढ़े थे ना, तो दोनों को 10,000 मिला था, 10,000 में 3,000 घटाया तो इसको मिला 7,000। Yes. T1 ट्रांजेक्शन को 2,000 के बाद उसके हिसाब से अपडेट होना चाहिए 8,000 और T2 ट्रांजेक्शन के अनुसार इसको अपडेट होना चाहिए था 7,000। ओके Yes, sir. अब ये दोनों मशीन लोकल वेरिएबल का डेटा अब कमिट करने जा रहा है डेटाबेस सर्वर पे, ठीक है। अब डेटाबेस सर्वर पे एक ही समय में 2 राइट नहीं हो सकता, पता है, तो Yes, दोनों sir. में से कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, ओके। और ये डिसाइड कैसे होगा, तो अभी हम मान के चलते हैं टाइम स्टैम्प वैल्यू से हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। 10:01 1 मिलीसेकंड पे अगर ये वाला फायर हुआ था तो ये पहले जाएगा और दूसरे मिलीसेकंड पे होता तो ये वेटिंग रहेगा। जैसे ही इसको मिला कि भाई अकाउंट को अपडेट करना है, तो ये क्या किया कि उस रो को, डेटाबेस के उस रो को लॉक कर दिया, लॉक किया, उसके बाद आराम से राइट। लॉक इसलिए करते हैं कि हम उसको एक्सक्लूसिवली हम राइट कर पाए, कोई और उसमें प्रोसेस ट्रांजेक्शन राइट ना करे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तुम पढ़े होगे, जब हम कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, तो दो प्रोसेस एक साथ राइट नहीं कर पाता है, हम उसमें सेमाफोर और म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसा ही है, वो वहां प्रोसेस है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ऑलमोस्ट सब कुछ बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए कि इसको लॉक लगाए, लॉक लगाने के बाद ये गया आराम से और वहां 10,000 को अपडेट कर दिया 7,000 से 7,000, ठीक है। 7,000 अपडेट करने के बाद निकला, लॉक ओपन कर दिया, तो लॉक ओपन कर दिया तो लॉक ओपन होने का इंतजार कर रहा था ये T2। जैसे ही लॉक ओपन हुआ वो गया, वहां जाके उसको 7,000 को अपडेट कर दिया 8,000 से, ठीक है। अगर पहले ये आया बाद में ये आया तो 8,000, पहले ही आता बाद में आता तो 7,000। दोनों कंडीशन में क्या हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, बताओ। ट्रांजेक्शन 5,000 को हो गया, ट्रांजेक्शन 5,000 का हुआ, लेकिन बैलेंस या तो 7,000 हो रहा है या तो 8,000 हो रहा है ना, Yes, sir. ठीक है। कारण क्या है कि हम इस दोनों प्रोसेस को
T1 और T2, अगर हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे ये दोनों एक सिंपल प्रोसेस की तरह यूज होगा, प्रोसेस की तरह होगा। P0 P1 रेडी क्यों में लगा हुआ है, जब जिसका टाइम आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कंकरेंट एनोमलीज में ये प्रॉब्लम होता था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, डीबीएमएस ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीबीएमएस में बहुत सारा मॉड्यूल बना हुआ है हर काम को टेक केयर करने के लिए। तो कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए कंकरेंसी वाला जो मॉड्यूल है ना, वो इसको हैंडल करेगा, और डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट नहीं होने देगा। दोनों ट्रांजेक्शन के बाद हमको 5000 ही मिलेगा डेटाबेस। ठीक है सर। सर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग T1 एंड T2, तो सर मतलब सर इसमें बता एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांजेक्शन की बात ऐसे हो रही है ना कि हम एटीएम से यहाँ सब, लेट अस सपोज कि T1 ट्रांजेक्शन किसी एटीएम में परफॉर्म हो रहा है। तुमको हम अपना एटीएम दे दिए, पिन दे दिए, बोले कि 2000 रुपया निकाल के ले आओ। ठीक है, और हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट से 3000 किसी और को। यस सर। ठीक है, हम अपने घर पे सिस्टम से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, और तुम उस एटीएम से, तो दोनों मेरा अकाउंट है, दोनों अकाउंट से 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है सेम टाइम में। यस सर। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि जैसे एटीएम में जैसे ही तुम कार्ड डाले और पिन किए तो बोलता है ना कि अभी कार्ड को निकालिएगा मत, डेटा पढ़ रहे हैं आपका। डेटा पढ़ रहे हैं मतलब आपके अकाउंट नंबर आपके कार्ड में है, उसके अनुसार आपका बैलेंस फिच किया जा रहा है, Yes, sir. आपका बैलेंस फिच किया जा रहा है वहां पे। ठीक है, यस और सेम टाइम पे बैलेंस यहाँ हम मेरा भी फिच कर रहा है, मेरा जो भीम यूपीआई है वो भी बैलेंस फिच कर रहा है। ठीक है, बैलेंस फिच करेगा तभी तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा, यस है ना। तो दोनों सेम टाइम में बैलेंस फिच किया, तो तुमको भी 10,000 मिला, हमको भी 10,000 मिला। तुम 2000 निकाले तो एटीएम अपने लोकल मेमोरी में, एटीएम में जो तुमको स्क्रीन दिखता है दैट इज नथिंग बट द कंप्यूटर। ठीक है, वहां विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे भी वहां पे नेटवर्क सिस्टम लगा हुआ है, वो बैंक के सर्वर से कनेक्ट होता है और सारा सारा काम सिस्टम वही है। ठीक है, तो वो अपने लोकल सिस्टम में कैलकुलेट करके तुम्हारा जितना तुम मांगे थे उतना कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अब वो फाइनल अमाउंट जो है घटाया हुआ, वो फिर वापस अपडेट करेगा डेटाबेस में, जिसको बोलते हैं कमिट। ठीक है, कमिट होगा। सेम काम मेरा सिस्टम भी कर रहा है, सेम काम मेरा सिस्टम भी कर रहा है। तो रीड दोनों साइमल्टेनियसली कर सकता है कंकरेंटली, लोकल मेमोरी में दोनों कैलकुलेशन कर सकता है साइमल्टेनियसली, दोनों दो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसका रैम, मेरा रैम। ठीक है, हो गया। अब दोनों सिस्टम अटेंड करेगा सेम डेटाबेस के सेम रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो राइट जो है ना वो हमेशा एक्सक्लूसिव होगा, शेयर्ड राइट नहीं हो सकता। शेयर्ड रीड हो सकता है बट शेयर्ड राइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों में से कोई पहले राइट करेगा, कोई बाद में राइट करेगा। जो बाद में राइट करेगा फाइनली मेरा डेटाबेस का अपडेशन वही रहेगा। मान लो बाद में ये करता है तो 7000 हो जाएगा, और ये बाद में करता है तो 8000 रह जाएगा। दोनों में से कोई भी करे, हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये करता तो ठीक होता, ये करता तो ठीक होता। दोनों में से कोई करे तो डेटा हमारा दोनों कंडीशन में इनकंसिस्टेंट ही रहेगा। 5000 रुपया वहां पे मेरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? यस। तो कंकरेंट या पैरेलल एक्सेस जो होगा वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं हो पाता था, एनोमलीज का काम होता था। तो उसे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता था कि हम अब एक काम यहाँ पे ये कर सकते थे ना कि हम रीड भी करेंगे ना, तो रीड करने के बाद हमको पता है कि हमको ट्रांजेक्शन करना है तो हम लॉक लगा दें, रीड भी न करने दें इसको। यस। ठीक है, तो हम रीड करें या लॉक लगा दें। ये रीड करने आए तो उसको बोले कि नहीं अभी रुकिए, अभी नहीं पढ़ने देंगे आपको। तो हम अगर एक्सक्लूसिव रीड भी करा दें, सीरियलाइज रीड कराएं, तब जाके होगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा इश्यूज था। ओके, यहां तक तो मेरा काम खत्म हो गया। ये सारा का सारा मेरा डेटाबेस था, यही तो समझाया यहाँ पे। अकाउंट बैलेंस विल बी द लास्ट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन
तो account balance will be the last executed instruction of either transaction. If T1 write statement executed last, then balance will be rupees 8,000, or if T2 writes statement executed last, then balance will be rupees 7,000. Instead of rupees 5,000, result in consistent database. ठीक है, ये सब था मेरा एक इंट्रोडक्शन था. एक और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है. क्या क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? देखो, हम डेटाबेस में रोल बेस हम बना सकते हैं. किसी को क्या परमिशन दे? यस कोमल. सर एक दो टॉपिक में सर कंफ्यूजन था, एक बार उसको सर समझना था सर. हाँ, एटॉमिक पूछो. प्रॉब्लम और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम सर. कौन सा प्रॉब्लम? एटॉमिक प्रॉब्लम और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम सर. अच्छा, एटॉमिसिटी तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना कि एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है कि हमको एक ट्रांजैक्शन का सारा स्टेटमेंट हमको सब रन कराना है. कोई भी एक स्टेटमेंट अगर रन नहीं करता है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन रन नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि मेरा जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो पूरा नहीं हुआ. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल रखा था. ठीक है, अगर हम इसको प्रोसेस मान लें, हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे हम अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल बी द सम लाइन ऑफ कोड रिटन इन सी लैंग्वेज और C++, जावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो हमारा कैसे रन करेगा? वो प्रोग्राम हमारा एज अ प्रोसेस रन करेगा. और प्रोसेस रन करेगा, मान लो सपोज करो कि हम जैसे कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं और वो मेरा प्रोसेस नंबर 3 बनता है, P3 बनता है, तो मेमोरी मिलेगा उसको, रेडी क्यू मिलेगा, सारा रिसोर्सेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट था. और जब उसका टर्म आएगा तो राउंड रॉबिन के हिसाब से या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जैसे भी होगा वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ओके. पहली बार में आया तो रीड किया, दूसरी बार में आया तो उसमें से 1,000 रुपया माइनस कर लिया, तीसरी बार आया तो अकाउंट राइट कर दिया, अकाउंट में राइट कर दिया. इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ एरर आया प्रोग्राम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एरर आया, या फिर तुमको कुछ ऐसा कुछ एरर हुआ कि मेरा ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, टर्मिनेट हो गया. अब देखो तो क्या हुआ, अकाउंट ए में से 1,000 रुपया निकला था और वो 1,000 रुपया अकाउंट बी में जाना था, लेकिन अकाउंट ए से निकल गया और अकाउंट में अपडेट भी कर दिए, डेटाबेस में जाकर अपडेट कर दिए, है ना. डेटाबेस में जाकर अपडेट कर दिए और वो 5,000 जो था वो अपडेट हो गया 4,000 का. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमको अकाउंट बी पढ़ना था और उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसमें 1,000 रुपया जोड़ के और उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसको राइट करना था. लेकिन ये 3 स्टेटमेंट रन नहीं किया, ये 3 स्टेटमेंट रन नहीं किया. तो क्या होगा कि हम जब देखेंगे अपना डेटाबेस, तो डेटाबेस में तो हमको 1,000 रुपया माइनस निकला हुआ दिखेगा, लेकिन 1,000 रुपया गया कहाँ ये हमको पता नहीं चलेगा. समझ में आ रही बात? यस सर. ठीक है, तो डेटाबेस का जब हम बात करते हैं, डीबीएमएस की बात करते हैं, तो डीबीएमएस इस चीज को टेक केयर करता है. कैसे? क्योंकि डीबीएमएस अपने आप से तो एग्जीक्यूट कराएगा नहीं, उसको भी एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही भेजना पड़ेगा ट्रांजैक्शन. और वहां भी जो T0 है वो P0 या P1 के रूप में वहां पे एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, लेकिन एक बात है कि डीबीएमएस का जो मॉड्यूल है, एटॉमिसिटी मॉड्यूल जो है, जो इनकंसिस्टेंसी का ध्यान रखता है, वो प्रोसेस होने के बाद वो उसको फाइंड आउट करता है कि आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन हमारा डेटाबेस किस स्थिति में है. डेटाबेस स्टिल मेरा कंसिस्टेंट है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा है वो ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ हुआ है और मेरा डेटाबेस अभी इनकंसिस्टेंट हो गया है. ठीक है, अगर डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया है तो क्या करेगा कि अब उस ट्रांजैक्शन में जो जो काम किया गया है, जो जो काम हुआ है, जैसे क्या क्या हुआ है, तो राइट अकाउंट ए में उसको उल्टा करते हैं. ठीक है, उसको उल्टा करते हैं. अब हम क्या करेंगे कि 1,000 रुपया घटा के अपडेट किया गया था, अब 1,000 रुपया वापस उसको डालो उसमें,
माइनस 1000 अब प्लस 1000 करो और फिर उसको अपडेट करो। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन फेल होगा, पहले वाला मतलब कंसिस्टेंट स्टेट, ध्यान देना ये कंसिस्टेंट स्टेट था, यहां से ट्रांजेक्शन T2 मेरा हुआ तो मेरा स्टेट नंबर 2 पे पड़ा। तो स्टेट नंबर 2 जो था मेरा इनकंसिस्टेंट था, तो इसको पहले वाले स्टेट में लेके चलाना है। तो जितना ट्रांजेक्शन हो चुका है, जितना स्टेटमेंट हुआ है, सबको रोल बैक कर देना है। समझ में आई बात? यस सर। एटॉमिसिटी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा है कि हम लोग के जो एसिड प्रॉपर्टी है ना डेटाबेस का, उसमें एटॉमिसिटी फिर पढ़ना डिटेल में। ठीक है, अभी सब इंट्रोडक्शन है। ठीक है सर हाँ सर वहाँ जो आप बताएं कि पहला स्टेट में आएगा, दूसरा स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे वो होता है तो सर वहाँ पे तो तीसरे स्टेट में ना ट्रांजेक्शन फेल हो रहा था, तो सर तीसरा से दूसरा पे आएगा फिर पहला पे ना आएगा सर। नहीं समझे तुम्हारी बात। देखो ये इसका बात हम नहीं कर रहे हैं, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिफोर ट्रांजेक्शन एक स्टेट था, आफ्टर ट्रांजेक्शन एक और स्टेट आया। दोनों डेटाबेस में जो चेंज हुआ इसके बाद ये दोनों स्टेट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन के पहले वाला जो स्टेट था वो कंसिस्टेंट था, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन के बाद वाला स्टेट भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस स्टेट से उसको प्रीवियस स्टेट में लाने की कोशिश करेगा, उसी को बोलते हैं रोल बैक। सर इंटीग्रिटी में क्या है सर? इंटीग्रिटी में हम बात करते हैं ना कि डेटाबेस में जो इंटर कर रहे हैं वैल्यू वो वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसे फुल मार्क्स हो गया, एज हो गया, है ना। अगर गलती से कीबोर्ड एरर के कारण कुछ गलती इंटर हो जाए तो हमको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमको उस चीज को वैलिडेट करना पड़ता था प्रोग्राम लिख के। यस है ना। तुम फिजिक्स का मार्क्स इंटर किए तो हम लिखेंगे कि भाई इफ द मार्क्स 1 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100 देन ओके, अदरवाइज रेज द मैसेज। तो वो जो वैलिडेट करना पड़ता था वो वैलिडेशन हमको नहीं करना पड़ता है। इंटीग्रिटी सिर्फ कंस्टेंट हम लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे इतना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए, वो कंस्टेंट हो जाता है। मान लो तुम स्टूडेंट का एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हम प्राइमरी की को रोल नंबर माने हैं, तो हम क्या करेंगे, जब मान लो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में तुम रोल नंबर इंटर करा रहे होगे तो जो रोल नंबर इंटर करेगा सबसे पहले तुमको उस फाइल को रीड बोर्ड में ओपन करके स्टार्टिंग से लेके यूएफ तक तुमको हर रिकॉर्ड को पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं ये रोल नंबर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। यस सर। अगर एग्जिस्ट कर गया तो तुम मैसेज दोगे दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। नहीं कर रहा है तब तुम अलाउ करोगे कि तुम चलो अब डेटा आगे का भरो। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी था। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना कितना मुश्किल था सोचो। हर फील्ड पे वैलिडेशन चाहिए था हमको। और तो और डेटा, अगर सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था सारा काम करने के बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टेज में आने के बाद अगर उस समय कोई बोलता है कि सर एक इंटीग्रिटी और लगा दीजिए, ठीक है, तो बहुत मुश्किल वाली काम थी। जबकि डेटाबेस में वो हम डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं उसी समय हम वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंपोज कर देते हैं और वो मेरा काम करता है। और सर ये जो एटॉमिसिटी प्रॉब्लम किस तरीके से, मतलब इसको मतलब अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी प्रॉब्लम को समझे तो कैसे समझेंगे सर? ये तो हम तो समझ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से ना ये बनाए। फाइल सर मैनेजमेंट जैसे सिस्टम इसमें बताए में ना सर आपकी, एक मिनट अगर बता रहे हैं। मान लो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, बैंक का सारा सॉफ्टवेयर सी में लिखा गया है फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, तुम चेक लेके आए, भर के फॉर्म दिए कि भाई ये वाला पैसा जो है अकाउंट नंबर 1 से अकाउंट नंबर 2 में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर 1 से अकाउंट नंबर ट्रांसफर कर दीजिए, तो अकाउंट ट्रांसफर वाला जो इंटरफेस है वो खुलेगा। टू अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट, अमाउंट, ये तीनों भरेंगे ना। तीनों भरने के बाद ओके करेंगे, अब ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा। क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट ये करेगा, माइनस करेगा, ये करेगा, ये सारा काम करेगा वहीं पे। ये सारा का सारा जैसे ही तुम ओके ट्रांसफर ओके करोगे ये सारा का सारा स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ठीक है, इमेजिन करो ये सारा स्टेटमेंट जो है वो तुम सी में लिखे हो और एक डेटा, एक जो फाइल है उसको खोल के वहां से तुम रीड कर रहे हो,
उसमें माइनस कर रहे हो लोकल अपने लोकल मेमोरी में, उसके बाद फिर एफ राइट कर रहे हो, एफ राइट कर दिए, अब तुमको दूसरा अकाउंट पढ़ना था, लेकिन एफ राइट किए, एफ राइट करने के बाद प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। तो ये तो राइट हो गया ना, ये तो राइट हो गया, लेकिन यहाँ वाला नहीं हो पाया, यहाँ तो पहले से 1000 रुपया गोल हो गया। ठीक है, यही काम। समझ में आई बात? यस सर। कोमल? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, आप देखो एक सिक्योरिटी की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है। अब मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस है और उस डेटाबेस में बहुत सारा टेबल होगा, बहुत सारा टेबल होगा। क्या ऐसा होना चाहिए क्या कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी टेबल को खोल के उसको व्यू करने का अधिकार हो, उसमें डेटा इंसर्ट डिलीट करने का अधिकार होना चाहिए? नो सर, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस हैं, बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हो सकते हैं, बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन हो सकता है जो बहुत प्रीशियस और बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए कंपनी के लिए। ठीक है, जैसे हमारा वेंडर कौन कौन है जो हमको माल सप्लाई करता है, ये बहुत बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है हमारे राइवल कंपनी के लिए। मेरा अकाउंट्स, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, कहां से कितना पैसा आ रहा है, सारा का सारा डेटा। ठीक है, तो हम क्या करें, कैसे करें कि सारे डेटाबेस को, सारे टेबल को हम रोल वाइज परमिशन दे सकें। जैसे तुमको यूजर बनाते हैं, ठीक है, तुम यूजर हो, तुम्हारा लॉगिन क्रिएट हुआ, तुम्हारा यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, और तुमको रोल दे दिए, तुमको एक रोल दिया गया, यूजर रोल दिया गया, एडमिन रोल दिया गया, ठीक है, डेटा एंट्री रोल दिया गया। ऐसा बहुत सारे रोल हम बनाएंगे। हर रोल के लिए परमिशन ग्रांटेड होगा, कौन कौन सा टेबल को तुम व्यू कर सकते हो, कौन कौन सा टेबल को तुम व्यू नहीं कर सकते हो, किस टेबल को तुम व्यू तो कर सकते हो लेकिन डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम जिसका यूजर नेम बनाएंगे उसको उसी रोल, वही रोल देंगे। अगर मान लो कोई सीनियर कंसल्टेंट है हमारे कंपनी का, ठीक है, तो उसको हम एडमिन वाला रोल दे देंगे, एडमिन सब काम कर सकता है। कोई क्लर्क ज्वाइन किया है या काउंटर पे कोई है जिसको सिर्फ देखना है कि हमारे यहाँ कितना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको सिर्फ व्यू वाला रोल देंगे। ठीक है, तो नॉट, अच्छा ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे करते? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में तो बहुत मुश्किल था करना। ठीक है, तो नॉट एवरी यूजर ऑफ द डेटाबेस इज गिवन परमिशन टू यूज डेटाबेस। इट मींस रोल बेस्ड ग्रांट एंड रिवॉक इज नॉट पॉसिबल in file management system. A company clerk should not have permission to see company's client detail or account book. This type of security constraint in FMS is difficult. ठीक है, okay. अब डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग मॉडल देखेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें तो हम दो तरह का डेटाबेस बात करेंगे, एक तो सेंट्रलाइज डेटाबेस, एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस। सेंट्रलाइज कहने का मतलब ये कि हम इस सिस्टम पे ही डेटाबेस है और इसी पे प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डेटाबेस सिर्फ हम यूज कर सकते हैं या मेरे अलावा जो इस सिस्टम पे बैठेगा वो यूज कर सकता है। ठीक है, अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें, मतलब ये डेटाबेस इस सिस्टम में ना होके किसी सर्वर पे रखा गया हो, किसी सर्वर पे रखा गया हो, तो वहां पे बहुत सारे क्लाइंट उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर समझेंगे तब हमको डेटाबेस आर्किटेक्चर समझने में बहुत आसानी होगा। अब सॉफ्टवेयर, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है,
सबसे पहले तो यूजर इंटरफेस होगा। यूजर इंटरफेस मतलब क्या? अगर मान लो तुम कोई फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो या ऑफलाइन भर रहे हो, ऑनलाइन भर रहे हो, कुछ भी, तो हमको एक फॉर्म मिलता है ना, जहां पे हम यस सर। अपना डेटा इनपुट करते हैं। लिखा होता है इधर नेम, तो नाम लिखते हैं, इधर लिखा रहेगा बैच, तो बैच लिखते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो ऑनलाइन में जो फॉर्म आएगा, वो फॉर्म तुमसे तुम्हारा डेटा पूछ रहा है। उसके बाद नीचे सबमिट बटन होगा, कैंसिल बटन होगा, क्रॉस बटन होगा, बहुत सारा बटन होगा। तो वो जो चेहरा है ना, वो चेहरा वो सॉफ्टवेयर का फेस है जो तुमसे इंटरैक्ट कर रहा है। फॉक्सो जो है वो बिजनेस लॉजिक, पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो रन कर रहा है। वो यूजर के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा? सी में प्रोग्राम लिखते हैं ना, लिखते हैं इंटर नंबर, तो इंटर नंबर वो जो है दैट इज द इंटरफेस। समझ में आ रही बात? यस Yes, सर। sir. जीयूआई में जो इंटरफेस बनेगा कैसे बनेगा? तो टेक्स्ट बॉक्स होगा, बटन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ग्राफिक्स वो है कंपोनेंट इंटरफेस। इस्तेमाल करेंगे सर। ठीक है, वो दैट इज इंटरफेस। उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। सॉफ्टवेयर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसको तुम ऐसा समझ सकते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेल। ठीक है, मे आई हेल्प यू डेस्क होता है ना, बैंक में जाते हो, कहीं जाते हो तो मे आई हेल्प यू। Yes, sir. उसके Yes. पीछे पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, और बैंकिंग सिस्टम से तुमको मुखातिब होने के लिए, तुमको कनेक्ट होने के लिए वो आदमी बैठा हुआ है। हाँ सर, क्या सेवा करें आपका? तो हमको अकाउंट खुलवाना है। अच्छा, तो बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट खुलवाने का। ठीक उसी तरह से मेरा प्रेजेंटेशन लेयर है। इसका ठीक पीछे क्या काम हो रहा है? बिजनेस लॉजिक, जो कोड किया गया है, कोडिंग है जो लॉजिकल, और जो कोडिंग पूरा का पूरा है। ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस लेयर और मिडिल लेयर। ओके, तीसरा है डेटाबेस हैंडलिंग लेयर या डेटा लेयर। ये 3 लेयर है। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर एंड डेटा लेयर। डेटा लेयर। अब देखो देखो यही पे हम इसको थोड़ा सा, चूंकि ये हम जब पहली बार जब हम बना रहे थे तो ये BSc को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था। ठीक है, इसीलिए बहुत बहुत डिस्क्रिप्टिवली हम इसको बनाए थे। तो ये है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, और इसी को हम बोल रहे हैं इंटरफेस। दिस लेयर डील विद द कीबोर्ड एंड माउस। इट टेक्स यूजर इनपुट एंड ट्रिगर इवेंट्स सच एज की प्रेस बटन और बटन क्लिक etc. ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो नोन एज द क्लाइंट लेयर, topmost layer of an application. This is the layer we see when we use our software. By using this layer, we can access the web page. The main functionality of this layer is to communicate with application layer. This layer passes the information which is given by the user in terms of keyboard actions, mouse clicks to application layer. Okay, जैसे देखो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लेयर, आफ्टर ऑल इनपुट द सेकेंड लेयर कम्स इन एक्शन। जैसे ही तुम लिखते हो सबमिट, सेव, कुछ भी, तब उसके पीछे का कोड जो है वो एग्जीक्यूशन में आता है। इट प्रोसेस, वैलिडेट, इंटर डेटा एंड जनरेट आउटपुट्स। इन फैक्ट इट इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इफ प्रोग्राम इज जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड नॉट, इट इज नॉट रिलेवेंट टू अर्लियर यूजर इंटरफेस। इस इंटरफेस से इसको करेक्ट मत करना, इससे रिलेवेंट नहीं है, ऐसा ही दिखाने के लिए था। ठीक है, application layer is also known as a business logic layer or a middle layer. Okay, as per the Gmail login page example, once user click on the login button, application layer interact with the database layer and sends required information to the presentation layer. It control an application functionality by performing detailed processing. This layer act as a mediator between the presentation layer and the database layer. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं? मिडिल लेयर भी कह रहे हैं। कंप्लीट बिजनेस लॉजिक विल बी रिटन इन दिस लेयर। इसके बाद है डेटाबेस लेयर या डेटाबेस हैंडलिंग लेयर। अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम बाय SQL स्टेटमेंट टू व्यू, इंसर्ट, अपडेट, एंड दिस SQL स्टेटमेंट इज प्रोसेस्ड बाय द DBMS. ठीक है, this query is created by user interface. So this
front end query is sent to DBMS where it is processed. Database layer is also called backend. ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली हम सुनते हैं कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है. यस सर. फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है. तो बैक एंड मतलब डेटाबेस. ठीक है, फ्रंट एंड मतलब वो एप्लीकेशन जो हम लोग लिखे हैं. ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों जो है, फ्रंट ये एंड दोनों मेरा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि हम डेटाबेस को करें बैक एंड. ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा गया है. और हम जो क्यूरी लिखते हैं वो लिखते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग टूल में, और इस क्यूरी को सबमिट करते हैं हम डेटाबेस को. डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद, और उसके बाद वो डेटाबेस में क्यूरी एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट सेट है वो वापस हमको मिलता है मिडिल लेयर को, दैट इज जो बिजनेस लॉजिक लेयर को, और वहां से फिर हम उसको फिर इंटरफेस पे उसको शो कराते हैं. ओके, तो डेटा लेयर, द डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा लेयर. एप्लीकेशन लेयर communicates with database layer to retrieve the data. It contains methods that connect the database and perform required action. Example: insert, update, delete, etc. Okay. अब देखो centralized architecture. In centralized system, application मतलब पूरा application, user interface and business logic both, and DBMS software are resides on one single computer. ठीक है, हम it is single user machine and single user database, so only one person can work at a time on such machine. ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब ऐसा मत समझना कि हम सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात कर रहे हैं. हम सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिस पे सारा का सारा चीज सेंट्रलाइज हो, एक ही जगह पर सब है. तो डोंट कंफ्यूज विद द सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम where a complete database resides on a single site and many client connected to that site. ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम आएंगे यहाँ पे. तो अभी तक तो समझ में आया कि एक मशीन, और उस मशीन पे एप्लीकेशन भी रन कर रहा है, और उसका फ्रंट एंड बैक एंड भी, और डेटाबेस भी रन कर रहा है. ओके, अब अच्छा एक ही बताओ, अगर मान लो कि इस सिस्टम पे एक डेटाबेस है, तुम्हारे सिस्टम में डेटाबेस है, हम सेल्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तुम सारे अकाउंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हो. ठीक है, तो दोनों सिस्टम पे तो आइसोलेटेड डेटा है. हम तुम्हारे सिस्टम का डेटा पाने के लिए हमको तुम्हारे सिस्टम पे जाना पड़ेगा. यस सर. और तुमको अगर सेल्स का डेटा देखना होगा तो मेरे सिस्टम पे आना पड़ेगा. यस सर. तो शेयर्ड नहीं है डेटा, डेटा शेयर्ड नहीं है. ठीक है, तो अब हम इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. पूरा सिस्टम मतलब ये एप्लीकेशन, डेटाबेस, सब. ठीक है, तो हम इसी को बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर. इन डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द थ्री लेयर इन सम वे. These way are called tier architecture. ठीक है, these ways are called tier architecture. First tier architecture, two tier architecture, three tier architecture and n tier architecture. इस पे बात करेंगे. ठीक है, वन टीयर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग टू टीयर से स्टार्ट करते हैं. ओके, टू टीयर आर्किटेक्चर का जब ठीक है, तो टू टीयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं. तो टू टीयर आर्किटेक्चर जो है मेरा, देखो हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम रखते हैं सिस्टम पे. ठीक है, और डेटाबेस को उठा के रख देते हैं दूसरे मशीन पे. इन टू टीयर आर्किटेक्चर, टू टीयर मतलब क्या है कि पूरे सिस्टम को हम दो भाग में बांट दिए, टीयर ऑफ कर दिए दो भाग में. ठीक है, कैसे टीयर किए, तो हम लोग उसको टीयर किए इस जगह से, इस जगह से टीयर किए, यहां से. ठीक है,
ये दोनों सिस्टम पे रह गया और इसको डेटा लेयर को हटा के दूसरे सिस्टम पे रख दी और दूसरे सिस्टम पे रखे और तो हम ऐसा रखे कि मेरा सिस्टम उस सिस्टम के साथ किसी न किसी मीन से कनेक्टेड हो, ठीक है, ताकि हम डेटाबेस उसका यूज कर पाए, ठीक है। इन टू टियर आर्किटेक्चर द एप्लीकेशन एंड डीबीएमएस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है. At one machine the application run and it's communicate to database server and both are connected in such a way that communication can be done, ठीक है, communication can be done. ओके, अब यहां देखो, अब हम तुमको दिखाए थे ना कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब हम क्यूरी लिख रहे थे और वो क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा था डेटाबेस पे. एप्लीकेशन प्रोग्राम जावा और पाइथन और डॉटनेट तो क्यूरी रन करा नहीं सकता, No, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL लिखते हैं तो वो रन करता है डेटाबेस, ठीक है. तो ये क्यूरी डेटाबेस को सबमिट करना पड़ेगा, डेटाबेस को सबमिट करना पड़ेगा. तो क्या होता है कि हमको एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक API की आवश्यकता होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की आवश्यकता होती है, जिसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं, डेटाबेस ड्राइवर भी बोलते हैं, ठीक है. तो वो ड्राइवर अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग ड्राइवर आएगा. तो अभी देखो यहाँ पे ODBC जो लिखा गया है, ओपन डेटाबेस, हाँ, कनेक्टिविटी, ये दैट इज ड्राइवर, ठीक है. वो ड्राइवर इस डेटाबेस के और एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा. ओके, अब क्या हो गया, जब ये कंडीशन पे हम लेके चले आए तो अब हम एक से ज्यादा लैपटॉप को या कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. यस सबके सर. पास ODBC रहेगा, सब कनेक्ट होगा. ओके, कोई पैरेलल का कंकरेंट एनोमलीज ये सब तो अब है नहीं, क्योंकि डीबीएमएस की बात है. तो कोई भी एक साथ कुछ भी करे, डेटाबेस उसको हैंडल करेगा, टेक केयर करेगा, सारा का सारा ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो, ठीक है. सर, सर यहाँ API का जरूरत कम्युनिकेशन के लिए पड़ा सर, मतलब अब यहाँ देखो, एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी और वेंडर का है, यस सर, ये किसी और वेंडर का है, हाँ, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक दोनों के बीच कॉमन कम्युनिकेशन चाहिए सर, उसको कैसे होगा, ठीक है. तो हमको इसके लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होगी, जो किसी फॉर्म में, किस फॉर्म में क्यूरी को लेगा और सबमिट करेगा डेटाबेस को. वो क्यूरी डेटाबेस उस क्यूरी को पार्स कराएगी पार्सर से, उसको एग्जीक्यूट कराएगी, एग्जीक्यूट कराने के बाद सारा रिजल्ट सेट जो होगा वापस करेगी, है ना. तो इस डीबीएमएस को ODBC के बारे में पता है, इसको ODBC के बारे में पता है, ठीक है. तो मेरे और तुम्हारे बीच कोई एक पर्सन है जो हमको भी समझता है, तुमको भी समझता है, कम्युनिकेशन करा दे रहा है. यस सर, हो गया. ठीक है सर आप बताएं, किसी से पास करवाएगा तो क्या बताएं सर, पार्सर? हाँ, तो जैसे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है. तो को भी कंपाइलर भी जो होता है, तो पार्सर तो वहां भी यूज होता है ना, पार्स करते हैं. कोई भी प्रोग्राम जब हम कंपाइल होकर जो एग्जीक्यूटेबल बनता है, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस है ना. उसी में सिंबल टेबल बनेगा, सारा का सारा टोकन अलग किया जाएगा, सारा का टोकन का सिंबल टेबल बनेगा, उसका उसको पार्स किया जाएगा. पार्स करने वहीं से मेरा सिंथेटिकल एरर भी निकल के आता है, ठीक है. तो सब यहाँ भी वही काम होगा. ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. अच्छा, एक बात, एक ये समझो, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो था मेरा बहुत बड़ा था, 1 GB का एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है. 3 सिस्टम पे लोड किए और मेरा काम हो रहा था. धीरे धीरे करते हुए नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ता चला गया मेरे कंपनी में. 3 से 30 हुआ, 30 से 100 हो गया. और हर 100 सिस्टम पे जब भी कोई सिस्टम हम यूज करने आ रहे हैं, तो हमको ये सेटअप चला के इसको इंस्टॉल करना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ रहा है. तो 1-1 GB सारे सिस्टम पे वो डेटा वो हमारा ऑक्युपाई कर रहा है मेमोरी. यस सर, अगर 100 सिस्टम पे ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो 100 GB मेरा ये प्रोग्राम यूज कर रहा है, ठीक है. तो क्या ऐसा संभव था कि हम इस प्रोग्राम का जो 2 पार्ट था, इंटरफेस
एंड एप्लीकेशन लॉजिक, उस दोनों को भी टियर कर पाते, उस दोनों को भी टियर कर देते। और उस कंडीशन में क्या करते कि सारा का सारा बिजनेस लॉजिक ऐसा ही एक एप्लीकेशन सर्वर में रख देते। एक सर्वर था, कंप्यूटर है, सर्वर क्या कंप्यूटर है ना, थोड़ा हाई इंड का होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आने वाला है, तो बॉटलनेक नहीं हो, ये इतना फास्ट हो कि सबको प्रोसेस कर पाए। ठीक है, तो ऐसा ही एक हाई एंड एक और कंप्यूटर लेंगे और उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिडिल टायर जो है उसको इंस्टॉल कर देंगे वहां पे, और मेरे कंप्यूटर पे सारा का सारा सिर्फ इंटरफेस होगा, सिर्फ इंटरफेस होगा। ओके, यस सर। 3-tier architecture. In 3-tier architecture, all 3 layers are deployed on 3 different sites. यूजर इंटरफेस एक मशीन पे, दूसरे मशीन पे बिजनेस लॉजिक, और तीसरा पर तो डेटाबेस था ही। यस सर। ठीक है, कुछ ऐसा। ऑल वेब एप्लीकेशन इज एक्सेस्ड बाय यूजर बाय वेब ब्राउजर। अब देखो, अगर हम ब्राउजर पे फेसबुक खोलते हैं, ठीक है, फेसबुक हम खोले तो पूरा का पूरा इंटरफेस मेरे पास आ गया ना, और इस इंटरफेस पे कुछ पोस्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, जो काम करेंगे उसके बिहाइंड में जो लॉजिक लिखा गया है वो कहाँ है? मेरे सिस्टम पे तो नहीं है ना, तो वो लॉजिक मेरे सिस्टम पे है और न ही वो डेटा जहां स्टोर हो रहा है वो मेरे सिस्टम पे है। यस सर। ठीक है, वो कोई मेरे सिस्टम पे नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम वेब एप्लीकेशन में ऐसा बना सकते हैं, हम लोग विंडोज एप्लीकेशन में भी ऐसा बना सकते हैं कि सिर्फ एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे रहे और हम रन करा पाए। अब जब देखो बहुत सारा तुम देखो एंड्रॉयड में बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन तुमको मिलेगा जो कि वो ब्राउजर पर रन नहीं कर रहा है, वो कंसोल पे रन कर रहा है, लेकिन जैसे ही रन करते तो मेरा उसका डेटा है जो है उसका क्या बोलते हैं जो मिडिल लेयर है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे तुम अमेजॉन का रख लो, ऐप यूज करते हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट का ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या सारा का सारा डेटा मेरे पास उसका एग्जीक्यूशन का? नहीं ना, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटरफेस रख रहे हैं सिस्टम पे, यूजर सिस्टम पे, और वो क्लिक करने के बाद जो कोड रन करने वाला है वो हम रन करा रहे हैं सर्वर पे। यस सर। अब उस रन करने के बाद अगर ये एग्जीक्यूशन के बाद डिसाइड करता है कि डेटा सेव करना है तो डेटा को कांटेक्ट करेगा, डीबीएमएस को कांटेक्ट करेगा, वहां डेटा सेव करेगा। अगर इसको लगता है कि नहीं यूजर डेटा फेच करने के लिए मांगा है तो डेटा फेच करके वापस इसको भेजेगा। यस सर। ठीक है, और वेब ब्राउजर में जितना वेब एप्लीकेशन है ना, इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल, ठीक है, एंड then it is submitted to application server and all business logic take place, and if any database transaction needed it will be sent to database server। ठीक है, ये हो गया मेरा 3-tier आर्किटेक्चर। अच्छा, क्या इसके अलावा भी हम इसको और टियर कर सकते हैं क्या? यस सर। कैसे? सर जो इसका इंटरफेस है, अगर मान लेते हैं कि कोई इंटरफेस मेरा बहुत ज्यादा साइज का है, तो मतलब सर हो सकता है ना कि एक एप्लीकेशन में मल्टीपल इंटरफेसेस हो, तो उसको सर हम मल्टीपल सिस्टम्स में उसको एम्बेड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जस्ट लाइक तो सर मतलब मेरे सिस्टम पे सारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस नहीं रहेगा? सर जैसे कहने का मतलब है ना सर कि मान लेते हैं कि अगर एक हम मतलब मान लेते हैं कॉलेज एडमिशन सिस्टम अगर हम बनाए हैं तो उसमें मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकता है ना सर, एक रजिस्ट्रेशन का, एक एडमिशन का। तो हो सकता है सर कि हम अपने सिस्टम में एडमिशन वाला रख लें और दूसरे वाले में किसी का सिस्टम पे हम रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस को डिप्लॉय कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें तो तुमको सबको सब नहीं ना दे रहे हो, हमको टियर करना है ऐसा कि सबके पास सब हो। अच्छा, ठीक है, तो अब देखो कैसे टियर करेंगे। अगर एक डेटाबेस, हम डेटाबेस सिस्टम बनाए थे ये सोच के कि मेरे पास 1000 क्लाइंट होंगे, 1000 क्लाइंट होंगे ये सोच के हम बनाए थे, और सडनली मेरे पास 5000 क्लाइंट हो गए, तो 5000 रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे डीबीएमएस को,
ठीक है, तो 5000 रिक्वेस्ट को मेरा डीबीएमएस फुलफिल करने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो हम डेटाबेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टीपल उसको सिस्टम। फ्रैगमेंट कर सकते हैं डेटाबेस को। ठीक है सर, जैसे कि हम लोग का डीएनएस मल्टीपल डीएनएस होता है, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। डीएनएस डिफरेंट डिफरेंट कैसे होता है? सर, टोटल 12 रूट डीएनएस है ना सर, जो डिफरेंट लोकेशन में अक्रॉस द ग्लोब लोकेटेड है। तो सर उसी तरीके से डीबीएमएस को भी कर सकते हैं, ताकि एक्सेसिंग फास्टर हो सके और उसका स्पीड एफिशिएंसी बढ़ा बिल्कुल। सके। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का भी एक कंसेप्ट है, ठीक है, डिस्कस करेंगे कभी उसको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है ना कि हम पूरा का पूरा डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक से ज्यादा सर्वर पे। ठीक है, एक से ज्यादा सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारा कारण। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेम डेटाबेस का एक रेप्लिका बना दें, सेम जितना यहाँ पर अगर टोटल 100 टेबल था तो 100 टेबल का एक दूसरा रेप्लिका बना दें। ठीक है, और उससे हम 2000 को कनेक्ट कर दें, अब बाकी 3000 को इससे कनेक्ट कर दें, और दोनों डेटाबेस आपस में कनेक्टेड होगा कि जो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है वो दोनों डेटाबेस आपस में ट्रांजेक्शन करके अपडेट अपने आप को कर लेगा। ठीक है, इंडियन रेलवे का जो आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे का जो डेटाबेस है, वो चारों जो रीजन है, रीजन ही बोलते हैं ना, नॉर्थ क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस जो इंडियन रेलवे है, तो वो चार डेटाबेस है, उसका 4 डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है। तो जो इस डेटाबेस 1 में जैसा ही रिफ्लेक्ट करते हो कुछ चेंज, वो बाकी तीनों डेटाबेस के साथ जो राउटर में हो रहा था, याद होगा तुमको। ठीक है, तो ये चारों डेटाबेस अपने आप को अपडेट करके रखता है। ठीक है, तो हम नॉर्थन वाले रीजन से कनेक्टेड हैं, और उधर वाला जो कनेक्टेड होगा साउथर्न रीजन से कनेक्टेड होगा, चेन्नई बेंगलोर वाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम किसी ट्रेन में टिकट कटाते हैं और ये वाला मेरे लिए रिजर्व हो जाता है, ठीक उसी समय ये इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जिस समय मेरा रिजर्वेशन हो रहा होता है, उस समय ये डेटाबेस बाकी 3 डेटाबेस को, सर्वर को निर्देश देती है कि लॉक लगाइए ट्रेन नंबर 2621 के A1 के बर्थ नंबर 12 पे, क्योंकि वहां पे मेरा नाम लिखा जा रहा है। अभी आप लोग लॉक लगा के रखिएगा, इन्हें कि इधर से पुष्कराज को लॉट करें, उधर से आप विनायक को लॉट कर दीजिए, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो राइट करने के पहले सब डेटाबेस में लॉक लग गया। लॉक लगने के बाद अब वहां कोई राइट नहीं कर सकता। तब अब यहाँ पे लॉक लगाने के बाद तब यहाँ पे मेरा रिजर्वेशन होगा डन। रिजर्वेशन डन होने के बाद ये फिर कम्युनिकेट किया जाएगा बाकी 3 सर्वर को। खैर उतना डिटेल अभी नहीं, कंफ्यूज कर जाओगे। तो हम क्या कह रहे थे कि हम इस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? पहले पूरा का पूरा रेप्लिका बना देंगे तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए। दूसरा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो फ्रैगमेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक ही टेबल का ऊपर का कुछ रिकॉर्ड वहां, कुछ रिकॉर्ड यहाँ, या एक ही टेबल का वर्टिकल फ्रैगमेंट करेंगे तो कुछ टपल वहां, कुछ टपल यहाँ। ठीक है, तो अगर हम वैसा फ्रैगमेंट करते हैं और इस होल डेटाबेस को 2 डेटाबेस में डिवाइड कर देते हैं, 2 डेटाबेस में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारा ये 3 टियर से 4 टियर हो जाएगा। यस सर। 5 टियर भी हो सकता है, 6 टियर भी हो सकता है। जितना बड़ा डेटाबेस, जितना डिप्लॉयमेंट करेंगे उतना ज्यादा टियर करते चले जाएंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, सेम काम हम एप्लीकेशन सर्वर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम लोग को याद होगा कि ट्रेस रूट करके हम दिखाए थे कि जब जब हम गूगल को ट्रेस रूट करते थे तो बार बार अलग अलग आईपी एड्रेस मिलता था। मतलब एक ही एप्लीकेशन सर्वर से गूगल हमको सर्विस नहीं दे रहा है, मल्टीपल तरीका, मल्टीपल उसका एप्लीकेशन सर्वर भी है। ये भी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एप्लीकेशन सर्वर भी एक सिस्टम है। यस इसके पास भी लिमिटेशन है कि कितना सबको सेटिस्फाई कर सकता है। यस सर। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हमको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगा तो बॉटलनेक यहाँ भी होगा, कंप्लीट होगा। सर्वर एक लिमिट के बाद, बॉटलनेक के बाद एक लिमिट ऐसा भी आएगा जबकि एकदम वो डेडलॉक कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है,
तो क्या कर सकते हैं, हम इसको भी एप्लीकेशन सर्वर के मल्टीपल सर्वर में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सर इस तरह से हम कह रहे हैं क्या कि हम इसको एन आर्किटेक्चर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, एन आर्किटेक्चर तक लेके जा सकते हैं। तो व्हाट इज एन आर्किटेक्चर? एन आर्किटेक्चर, entire architecture is an industry proved software architecture model. It is suitable for support enterprise level client server application by solving the issue of scalability, security and fault tolerance. इससे एक और फायदा क्या है कि कोई एक सर्वर अगर डाउन होता है मेरा, तो दूसरे सर्वर से काम मिलेगा। ठीक है, इट मे बी फर्दर डिवाइड टू n layer in order to provide scalability, security and fault tolerance. क्लियर है सबको? सर सर जैसे कि अगर जैसा आप बताएं कि डेटाबेस एक है हमारा, उसको हम मान लेते हैं सर, अगर हम वर्टिकली उसको डिवाइड कर रहे हैं तो मान लेते हैं सर कि जो 3 टियर है उसको हम 5 टियर में ले गए। ठीक है सर, तो Yes. अब सर हो सकता है ना सर, तो दोनों जो डेटाबेस को हम डिवाइड किए उसको भी तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो कनेक्ट कैसे करना पड़ता है, देखो ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ये डेटाबेस जो है ना, ये डेटाबेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो मान लो हम वैसे टेबल से ऐसे टेबल के साथ क्यूरी कर रहे हैं जिससे हम नहीं कनेक्टेड हैं, मतलब वो दैट इज रिमोट, वो रिमोट में है और हम जिस डेटाबेस से कनेक्टेड है उससे वो क्यूरी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटाबेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि वो रिमोट वाला क्यूरी कैसे करके देगा। गोलबम कुमार म्यूट करो। रात में हम क्यों मनाएंगे? ठीक है, यस सर। वो और उसके साथ भी एक ये भी बात है कि यूजर को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम जो क्यूरी कर रहे हैं उस डेटाबेस से हम कनेक्टेड नहीं है। तो ये डेटाबेस का जो पार्ट 1 है जिससे हम कनेक्टेड हैं, यस सर। और हम क्यूरी कर रहे हैं और उस क्यूरी में उस डेटाबेस का भी कुछ हिस्सा है जो इसमें नहीं है, उसमें है। यस सर। इस डेटाबेस सर्वर का काम है कि उसको फेच करके वहां से लेके आएगा और हमको कंप्लीट रिजल्ट हमको देगा, एक्यूरेट एंड कंप्लीटनेस। याद है ना? वो सर कुछ तरीके से कुछ मैकेनिज्म वहां पे भी इम्प्लीमेंट होता होगा सर? हम बात करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूटेड में, पूरा डिटेल बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि इन आर्किटेक्चर को कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो द मेन कंसर्न बिहाइंड इन टियर आर्किटेक्चर इज इफ फर्दर नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीज कंसिडरेबली and all clients access same application server and same database server, then bottleneck situation can arise. So there is a way to distribute application or database on more than one server. The simplest n-tier architecture is 3-tier architecture. जो simplest industry approved जो architecture है वो 3-tier architecture, जहाँ की n का बराबर 3 है। ओके सर, एक और है सर क्वेश्चन। सर जो प्रेजेंटेशन लेयर है और जो बिजनेस लॉजिक लेयर है उसको भी तो आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा सर। बैटरी पगला गया है। कौन बोल रहा है बीच में जी? 1 मिनट में पागलपंती झाड़ देंगे, समझ लेना। प्रशांत बोल रहा था। हाँ, तुम जो बात कर रहे हो वो होगा, वैसे ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसका सिस्टम है, अगर मान लो कि हम DLL समझते हो ना, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, कंपोनेंट बनाना पड़ता है, वो कंपोनेंट के हिसाब से उसको फिर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर वाले में वो का पार्ट है, वो जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे डेवलपमेंट होगा वहां पे कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, हम विंडोज एप्लीकेशन ही बना सकते हैं जिसमें कि हम सर्वर पे एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट कर ले वहां पे। ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको करते हैं, वो तरीका है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी बिग कंसर्न। एक 1-tier आर्किटेक्चर था जो हम छोड़ दिए थे, टाइम तो ओवर हो गया, लेकिन 1 मिनट के सुन लो। 1-tier आर्किटेक्चर हम उस वैसे को बोलेंगे जिसमें इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज, डेटाबेस, ये तीनों टाइटली कपल्ड है और तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। जब भी होगा तीनों एक सिस्टम पे एक साथ होगा। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी उठा के देख लो, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम MS वर्ड का हाँ, लेकिन अगर हम
365 ऑनलाइन का बात करेंगे और वन डॉक्यूमेंट का बात करेंगे, तब तो फिर मेरा वही बात हो जाएगा, टीयर आर्किटेक्चर है। लेकिन ऑफलाइन जब यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो मेरा इंटरफेस, उसका लॉजिक, उसका स्टोरेज यहीं सब यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो वैसा कोई भी एप्लीकेशन है जिसका ये तीनों पार्ट टाइटली कपल्ड है और तीनों को अलग नहीं किया सकता है, उसको बोलते हैं वन टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, ओरेकल सर्वर पे बैठ के हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो इंटरफेस हमको मिल रहा है वो भी ओरेकल का, उसके पीछे जो बिजनेस लॉजिक लिखा गया है वो भी ओरेकल का, और स्टोर भी कहाँ कर रहे हैं, उसी ओरेकल के डेटाबेस में, उसी डेटाबेस में। तो वहां पे वो वन टीयर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास है हम लोग का, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलो फिर थैंक यू अगले सर। क्लास में सवाल पूछ लेना, ठीक है ना। ओके। हेलो सर।